स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर इज़ अ फॉर्म ऑफ hierarchical social division which is present everywhere but is rarely given importance in the study of politics. Gender is not based on biological differences, it is based on social expectation and stereotypes. देखो, जो जेंडर है वो एक फॉर्म है हायरार्किकल सोशल डिवीज़न का, ठीक है, जो हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा और रेयरली जो है इसको पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस दी जाती है। पॉलिटिक्स में इसकी स्टडी रेयरली की जाती है। और जेंडर यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकली ही डिफरेंस नहीं है बल्कि ये एक इस पर बेस है, सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टेरियोटाइप पर बेस है। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न ऑफ लेबर। जेंडर डिवीज़न इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न अंडर विच अनइक्वल रोल्स आर असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वीमेन। देखो, जेंडर डिवीज़न क्या है, एक फॉर्म है सोशल डिवीज़न की जिसमें क्या है कि अनइक्वल रूल्स जो हैं असाइन कर दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, यानी मैन वीमेन के लिए अलग अलग सोसाइटी के ज़रिए से उनको बता दिया गया है कि मैन के लिए क्या रूल्स हैं और वीमेन के लिए क्या रूल्स हैं। अगर हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए फैमिलीज़ में ये डिवीज़न बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है कि क्या होता है इसमें, जो वीमेंस होती हैं उन्हें घर के अंदर का काम करना होता है, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, कपड़ों को धोना है, टेलरिंग है और बच्चों की देखभाल करना है। ये सारे काम किसके अंडर में कर दिए गए हैं, विमेन के अंडर में। वाइल मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड होम, और जितने भी बाहर के काम हैं उनको कौन करेगा, घर का आदमी करेगा। तो क्या होता है, इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैन जो होता है वो घर के काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों का क्या होता है, माइंड सेट होता है कि ये सारे काम किसको करने चाहिए, एक महिला को करनी चाहिए, वुमन को करने चाहिए। जब यही काम एक जॉब के रूप में मैन को मिलता है, यानी उसके लिए पैसे उनको मिलते हैं, पेड वर्क मिलता है, तो वो उसे एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि अगर हम देखें तो अच्छे शेफ़ होते हैं होटल्स में या फिर टेलर्स होते हैं, वो भी तो मैन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों का माइंड सेट हो चुका है सोसाइटी के अंदर कि ये जो घर के काम होते हैं वो कौन करेगा, केवल महिलाएँ करेंगी, क्योंकि वो अनपेड वर्क होता है इसलिए। इसके अलावा जो विमेन होती हैं वो केवल घर में ही नहीं, बाहर भी काम करती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो खेतों में, ऑफिसेज में, हर जगह हम देख सकते हैं कि विमेन वर्किंग हैं और इसके लिए उनको क्या मिलता है, पेड किया जाता है, ठीक है। और जो घर के काम होते हैं वो पेड नहीं होते हैं, इस वजह से उनको वर्क की तरह नहीं देखा जाता है। ये कहा जाता है कि वो विमेन के अंडर में ही रहता है। रिजल्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न ऑफ लेबर, और इसका रिजल्ट क्या होता है, The result of the division of labor is that women's role in public life is minimal in most societies. क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लेबर का डिवीज़न होता है उसकी वजह से जो women's होती हैं उनका रोल जो है पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो जाता, ज़्यादातर सोसाइटी में बहुत कम माना जाता है। And earlier only men were allowed to take part in politics. Gradually the gender issues were raised in politics. Women in different parts of the world organized and protested for equal rights. पहले क्या होता था कि केवल जो मैन होते थे वो नहीं अलाउड था कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। धीरे धीरे जो जेंडर इश्यूज़ हैं उनको उठाया गया पॉलिटिक्स में, और जो विमेन हैं उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए अपने और अपनी इक्वल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया। The radical women's movement aimed at equality in personal and family life, which are known as feminist movement. यहाँ पर क्या है कि जो रेडिकल विमेन थी उन्होंने मूवमेंट किया अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वलिटी पाने के लिए, तो उसको किस नाम से जाना गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से। एंड दिस वाज डन टू गेट इक्वल वोटिंग राइट्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन। और इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने ये इसलिए भी किया था कि उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिले, इसके साथ साथ एजुकेशनल और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी वीमेन को समान रूप से मिल जाएं। न्यूली डेवलप्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन अवर सोसाइटी। जो नया डेवलपमेंट हुआ था पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का, उसने हेल्प की थी वीमेंस की सोसाइटी के अंदर उनका जो रोल है उसको इम्प्रूव करने में। नाउ इट इज़ फाउंड दैट मैनी वीमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट। अगर हम देखें तो आज जो है
बहुत सारी महिलाएं वर्किंग है साइंटिस्ट की तरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स, ये सब के रूप में आज हम उन्हें देख सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं। बट इससे पहले क्या होता है, इन सारी जॉबों को सूटेबल नहीं माना जाता था विमेंस के लिए। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखें, जैसे कि स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, तो यहाँ पर विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई है पॉलिटिकल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में। विमेंस स्टेटस इन इंडिया, विमेंस का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर वो देखिए। इन इंडिया वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मैन डिस्पाइट some improvement have been made since independence. India is still a male dominated patriarchal society. Women in India are facing discrimination in various ways. अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो women क्या हैं, आज भी मैन से पीछे हैं। लैग बिहाइंड का मतलब है कि वो पीछे हैं। हालांकि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक, बट आज भी इंडिया जो है मेल डोमिनेटेड यानी पैट्रिकल सोसाइटी है, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज है। और जो विमेन है इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम लिटरेसी रेट को देखें तो जो लिटरेसी रेट है विमेन और मैन के बीच में, वो जो महिलाएं हैं उनका कम है और जो पुरुष हैं उनका ज़्यादा है। According to Census 2011, total literacy rate is 74.0%, in which male literacy rate is 82.14% and female literacy rate is 65.46%। अगर हम सेंसस 2011 के देखें तो टोटल रेट 74.04% पूरा लिटरेसी रेट था, जिसमें अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो उनका लिटरेसी रेट कितना है, 82.14% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, 65.46% है। स्कूल एंड कॉलेजेस ड्रॉप आउट रेट among girls is very high, mainly because parents prefer to spend their resources for their boys. जो स्कूल और कॉलेजेस में उनमें से गर्ल्स को बहुत जल्दी मतलब पढ़ाई से बिठा लिया जाता है और उनका जो लिटरेसी रेट है वहीं से गिरने लग जाता है। तो उसके कारण क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अपने बॉयज़ पर ही खर्च करना या स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। सेकेंड है अनपेड वर्क्स। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन बट रिमेन्स अनपेड फॉर वर्क डन एट होम। अगर हम देखें तो जो अनपेड वर्क है उसके अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज में जो इंडियन वुमन होती है यानी जो भारतीय महिला है वो 1 घंटा ज़्यादा ही काम करती है एक पुरुष से, लेकिन उनको घर में काम करना होता है, वो अनपेड वर्क होता है, तो इसलिए उसको वर्क नहीं माना जाता है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। थर्ड है डिफरेंस इन वेजेस। देखो अगर हम वेजेस की बात करें तो सैलरी में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 में से शुरू हुआ और उसने ये प्रोवाइड किया कि भाई जो सेम काम होगा उसके लिए सेम पेमेंट किया जाएगा, यानी इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट होना चाहिए। इसके बावजूद भी, इस एक्ट के बावजूद भी जो विमेन वर्कर्स हैं उनको मैन की अपेक्षा हमेशा कम पैसा दिया जाता है, कम सैलरी उनको दी जाती है, जबकि दोनों ही सेम काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कम सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो। In many parts of India, parents prefer sons and find ways to have the girl's child aborted before she born. This sex selection abortion have led to a decline in child sex ratio. The country has a low sex ratio, merely 940 females per 1000 मेल सेंसस 2011। देखो अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखें तो जो इंडिया के कई पार्ट्स हैं जहाँ पर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि इसको बेटा को प्रेफर करते हैं, और इसके लिए वो ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको जन्म लेने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, जब यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन होता है यानी कि उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है और जो लड़कियाँ होती हैं उनको अवॉर्ड करा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो चाइल्ड सेक्स रेशियोज में गिरावट आ जाती है। और अगर हम 2011 का जो सेंसस है उसको देखें तो
जो विमेन का रेशियो है वो 1000 मेल्स पर 940 फीमेल्स का रेशियो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। Women's political representation. Feminist movement suggests that unless women control power, their problems will not get adequate attention. For this, more women are needed to be elected as representatives. Feminist जो movement हुआ था उसने सजेस्ट किया कि जो विमेंस की प्रॉब्लम है उनको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए क्या है कि जो विमेंस हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट होकर के आगे आएँ। In India, the proportion of women in the legislature has been very low. The percentage of elected women member in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength in 2009 for the first time. इंडिया में जो प्रोपोर्शन था विमेंस का लेजिस्लेचर में बहुत कम है, और अगर हम 2009 में देखें तो पहला ऐसा समय था जहां पर अगर लोकसभा में मेंबर्स के चुनाव की बात की जाए तो वहां पर 10% से भी ज़्यादा जो है विमेंस को इलेक्ट किया गया था, तो ऐसा पहली बार हुआ था। देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज इज़ लेस देन 5%। उनका जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें उनका जो शेयर है वो कितना है, 5% से भी कम है। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इवन व्हेन विमेन बिकेम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल। तो अगर हम देखें तो एवरेज में अदर कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, उनसे कहीं ना कहीं इंडिया बहुत पीछे है। उसके अलावा अगर कोई महिला जो है चीफ मिनिस्टर बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो उसके जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, मेल ही होते हैं, फीमेल रेयरली ही देखने को मिलते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंडिया हैज़ रिजर्व्ड 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ फॉर वीमेन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में क्या कर दिया गया, 1/3 सीट्स को लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ में वहाँ पर क्या किया गया कि विमेंस के लिए उसको रिजर्व कर दिया गया। एज अ रिजल्ट नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अगर हम देखें तो आज जो है 10 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रूरल और अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की या पार्ट्स हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर विमेन। जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या डिमांड किया कि भाई 1/3 एटलीस्ट 1/3 सीट का रिजर्वेशन जो है लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में ही महिलाओं को मिलना चाहिए। द अपर हाउस राज्यसभा हैज़ पास द विमेन रिजर्वेशन बिल ऑन 9th March 2010 बट द लोअर हाउस लोकसभा हैज़ येट टू पास द बिल बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्सेंस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो क्या है कि जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है वो 9 मार्च 2010 को जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसने पास कर दिया, बट जो लोकसभा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से उसको अभी तक पास नहीं किया। जेंडर डिवीज़न एज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न बिकम्स अ पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि क्या है कि जो जेंडर डिवीज़न है वो एक फॉर्म बन गई है सोशल डिवीज़न का और एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अगर हम कम्युनलिज्म की फॉर्म देखें पॉलिटिक्स में तो वो किस तरीके से हैं वो आप देख लीजिए। पहला है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीव्स। दिस इन्वॉल्व्स रिलीजियस prejudices, stereotype of religious communities and beliefs in the superiority of one's religion over the other religions। सबसे जब अगर हम कॉमन एक्सप्रेशन देखें कम्युनलिज्म का तो हमारा प्रतिदिन का जो व्यवहार है या प्रतिदिन के जो काम है उनमें हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि लोगों की रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके स्टेरियोटाइप्स होते हैं, उनके अपने रिलीजियस प्रिजुडाइसेस होते हैं, और उसके अलावा अपने आप को सुपीरियर दिखाना, यानी एक धर्म के लोग अपने आप को दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। सेकंड है अ कम्युनल माइंड ऑफन वांट टू डोमिनेट
one's own religious community. For majority community, they adopt the majoritarian dominance, and for minority, they have a desire to form a separate political unit. अगर हम देखें तो कम्युनल माइंड जो है वो चाहता है कि वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट करना चाहता है, और मेजोरिटी कम्युनिटी के तौर पर वो क्या है, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस को अडॉप्ट करते हैं, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी के लिए वो ये चाहते हैं कि वो उनका अपनी सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट होनी चाहिए. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म. जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है रिलीजियस लाइंस पर, वो एक दूसरी फॉर्म है कम्युनलिज्म की. दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेक्रेड सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील, एंड ऑल्सो plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि भाई जो पवित्र सिंबल्स होते हैं, धार्मिक जो लीडर होते हैं, या इमोशनल अपील की जाती लोगों से, ताकि उनके जो उनके धर्म के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल एरिया में उनके फॉलोअर के तौर पर एक साथ आ जाएं. Sometimes communalism takes its ugliest form in communal violence, riots and massacre. अगर कभी कभी क्या होता है, जो कम्युनलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा गंदी फॉर्म में आ जाता है, यानी कि कम्युनल वायलेंस हो जाता है, सांप्रदायिक हिंसाएं हो जाती हैं, रियोट्स हो जाते हैं, मैसकेयर कर देते हैं. तो ये सब क्या है, ये एक मतलब कहा जाए तो बुरे से बुरी फॉर्म है. इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फेस किया था. कब, कम्युनल रियोट्स को जब पार्टीशन हुआ था, तब उस चीज़ को, सांप्रदायिक हिंसा को बहुत ज़्यादा उसने देखा था. और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हम जो है कम्युनल वायलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम देखे गए थे. कास्ट एंड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स ओवर कास्ट डिवीज़न हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. जो पॉलिटिक्स है कास्ट डिवीज़न को लेकर के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों तरीके के होते हैं. तो कास्ट इनइक्वालिटी. सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम. In the caste system, hereditary occupational division was sectioned by rituals. देखो, जो सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो किस पर बेस्ड है, कास्ट सिस्टम पर. और जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न किया जाता है रिचुअल्स के ज़रिए. कास्ट सिस्टम इज़ बोथ हायरार्किकल एंड सेगमेंट्स. कास्ट सिस्टम दोनों है, हायरार्किकल भी है और सेगमेंटेड भी है. इन दिस सिस्टम ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप लिव्ड एज वन सोशल कम्युनिटी. इस सिस्टम में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं सेम कास्ट के, वो एक ग्रुप बना करके एक सोशल कम्युनिटी में रहते हैं. एंड नो वन वॉज अलाउड टू परफॉर्म अदर्स कस्टम एंड रिचुअल्स. और इसमें क्या होता है कि जो कोई भी अलाउड नहीं होता है कि वो दूसरे के कस्टम और रिचुअल्स को फॉलो करे. एंड पीपल हैड टू ऑप्ट सिमिलर ऑक्यूपेशन एंड शुड मैरी विद इन द कास्ट ग्रुप. यानी कि उन लोगों को सेम ऑक्यूपेशन करने होते हैं, दूसरा अपनी ही कास्ट में उनको शादी करनी होते हैं. एंड दे वर नॉट अलाउड टू ईट विद अदर कास्ट मेंबर्स. और ना ही उनको ये अलाउड होता है कि वो किसी अदर कास्ट के मेंबर के साथ कुछ खा सकें. अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी इज अ स्टेट of affairs in which some backward and lower caste people are treated as outcast people or untouchables. untouchability क्या है, एक स्टेट इसमें क्या होता है कि जो बैकवर्ड और लोअर कास्ट पीपल हैं उनको ट्रीट किया जाता है किस तरीके से, एक आउटकास्ट के लोगों के तरीके से. उनको अनटचेबल्स के रूप में ट्रीट किया जाता है. एंड दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद सो कॉल्ड अपर कास्टेज. जो अपर कास्टेज होती है उनके साथ मिंगल होने के लिए, उनके साथ उठने बैठने के लिए उनको अलाउड नहीं होता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी इज़ अनटचेबिलिटी. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कास्ट इनइक्वालिटी का वो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत. दस सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी एडवोकेटेड एंड वर्कड फॉर रिमूवल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी. और इस तरीके से जो सोशल रिफॉर्मर थे जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, इन सब ने जो है वर्क किया किसके लिए, जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, यानी कि जो समाज में जो जातिवाद है और जो जाति को लेकर असमानताएँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगोन ग्रेट चेंजेस. यानी कि इतने एफर्ट करने के बाद सोशल रिफॉर्मर्स के और अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस होने से
क्या हुआ है कि जो कास्ट और कास्ट सिस्टम है मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ गए हैं, अब इतना नहीं है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी। क्या है कि कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ये माना जाता है कि भाई जो कास्ट है वो सोल बेस है किसका, सोशल कम्युनिटी का। कास्ट कैन टेक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट जो है दोनों फॉर्म होती हैं इसकी, नेगेटिव और पॉजिटिव, किसमें, पॉलिटिक्स में। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं पहले वो देख लीजिए। वाइल चूजिंग कैंडिडेट पार्टीज कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रेट। जब भी लोगों को जो कैंडिडेट्स चुनते हैं तो पार्टीज क्या हैं, अपने दिमाग में रखती हैं कास्ट कंपोजिशन को लेकर के। When government are formed, political parties usually take care that representative of different castes and tribes find a place in it. जब भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ यूजुअली ये ध्यान रखती हैं कि अदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कास्टेस के और ट्राइब्स के उनको भी एक स्थान मिले। While campaigning for parties, political leaders are trying to get support from their own community. और जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके ज़रिए वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो अपनी कम्युनिटी होती है उनसे कैसे भी करके उनको सपोर्ट मिल जाए। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नोन टू फेवर सम कास्टेज एंड सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो किसी कास्ट को लेकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर उनके कहा जाए तो एक तरीके से फेवर में काम करने वाली दिखाई देती हैं, जैसे कि उसी कास्ट से रिलेटेड हैं और उसी से वो वोट मांगने की कोशिश करती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गेन द पॉलिटिकल सपोर्ट। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी इसमें क्या है, वन पर्सन वन वोट का जो सिस्टम है उसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट को गेन करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक कास्ट से, सभी से उनको लेना पड़ता है। सेकेंड है नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। एवरी पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन एन इलेक्शन। देखो एक पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कंट्री के अंदर, वहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि किसी भी एक कास्ट की कोई मेजोरिटी है, ऐसा है ही नहीं। तो जो पार्टी है, हर पार्टी को ज़रूरत है कि वो सबका विश्वास जीत सके, यानी एक कास्ट ही नहीं उसके अलावा जो अदर कास्ट हैं उनका भी विश्वास जीत सके, दूसरा जो अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करे और उनसे उनका जो भरोसा है उनको जीते ताकि वो इलेक्शन जीत सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। एक कास्ट के भरोसे तो जो है एटलीस्ट पार्टी नहीं जीत सकती है। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे जो उसके कास्ट के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ उसी को वोट करेंगे, हो सकता है वो किसी और को भी वोट करें। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी पार्टी में कोई भी लीडर एक कास्ट से बिलोंग करता है और वो ये सोचे कि हमारी कास्ट के लोग सिर्फ हमें ही वोट करेंगे, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। जो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कैंडिडेट्स को सेम कास्ट से लेकर के आती हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLAs फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। दिस कुड नॉट बी पॉसिबल इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रीफरेंसेस। देखिए अगर जो कास्ट और कम्युनिटीज़ हैं अपनी कंट्री के अंदर, अगर वो उनके पॉलिटिकल प्रीफरेंसेस में बिल्कुल फ्रोज़न हो जाएंगे यानी जम जाएंगे कि हमको तो सिर्फ इसी व्यक्ति को वोट करना है या फिर अपनी कास्ट में वोट करना है, तो जो MLA और MPs हैं वो मतलब लगातार हमारी कंट्री में उनकी क्या होगी, हार हो जाएगी। पॉलिटिक्स इन कास्ट, देयर इज़ नॉट ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। केवल यहाँ पर एक ही रिलेशन नहीं है कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज़ बाई ब्रिंगिंग दैम इनटू द पॉलिटिकल एरिया। जो पॉलिटिक्स है वो भी इन्फ्लुएंस करती कास्ट सिस्टम को, और जो कास्ट जो है वो भी आइडेंटिटीज करती है, आइडेंटिफाई किया जाता है उसको भी किस में, पॉलिटिकल एरिया में लेकर जब वो पॉलिटिक्स में आ जाती है तो उसको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाता है। Thus, it is not politics that gets caste ridden; it is the caste that get politicized.
तो इस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को नहीं लेती है, जबकि जो कास्ट है वो पॉलिटिसाइज्ड की जाती है। इट टेक्स सेवरल फॉर्म्स, ये कई फॉर्म्स लेती है। जैसे ईच कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर बाई इनकॉर्पोरेटिंग विद इन अदर सब कास्ट है। जो हर कास्ट है वो कोशिश करती है कि वो बड़े बन जाए ताकि वो अदर सब कास्ट हैं उनके साथ कोऑपरेट करे और वो बड़े कास्ट के रूप में बन जाए। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर एन एलियंस विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़। जो वेरियस कास्ट ग्रुप्स हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो एक संधि कर लें अपनी अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ के साथ। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल फील्ड। जो नई तरीके के कास्ट ग्रुप हैं जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हैं उनको भी पॉलिटिकल फील्ड में जो है वो भी जो है जो नए तरीके जो कास्ट ग्रुप हैं जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं वो भी पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो ना समझ में आए हो या फिर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ना समझ में आने के बावजूद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और उसके अलावा ये जो भी मैंने आपको समझाया है उसको नोट्स के तौर पर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेंगे।